हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, आगे का देखिएगा। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो इरविन के कार्यकाल में। इरविन का कार्यकाल क्या था, तो 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 ईस्वी के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने की थी। तो कर्जन ने। इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो देशीय नरेशों के राजकुमार एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया को कब साम्राज्ञी घोषित किया गया था, 1877 ईस्वी में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 ईस्वी में किया गया था। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 ईस्वी को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया था। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड सप्तम को वर्ष 1903 ईस्वी में और जॉर्ज पंचम को 1911 ईस्वी में भारत का सम्राट घोषित किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को कब दिल्ली दरबार में बुलाया गया था, तो 1 जनवरी 1877 ईस्वी को यह भारत की सामग्री घोषित हुई। और सम्राट एडवर्ड सप्तम 1903 ईस्वी में, जॉर्ज पंचम 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। तो कौन किया था, लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह सबसे बड़ी इच्छा कि भारत में रहते हुए कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बन सकूं। यह किसने लिखा था, तो यह किसने लिखा था, कर्जन ने। कर्जन यह सोच रहा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, जिससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय न हो। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है और जनता में इसकी पैठ नहीं है, इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह सबसे बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी इसके लिए शांति प्रिय निधन के लिए मैं इसका सहायक बन सकूं। वर्ष 1903 ईस्वी में उन्होंने मद्रास से को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना सकूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ हुआ। तो इसमें से किसी के नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों को अपना विश्व पात्र बनाने के लिए इनकी उपाधियाँ प्रदान की जाने लगी। इसमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर। इसमें जो 1857 की क्रांति के समय कौन वायसराय था, तो कैनिंग था। देखिएगा आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, यानी कि गवर्नर जनरल का पद मिला था, तो कौन थे, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। सी राजगोपालाचारी मद्रास के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे, तो 1952 से 54 तक। 1959 से में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद करने के कारण कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो राजगोपालाचारी। और अगला हेडिंग देखिएगा, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।
उस क्षेत्र का पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार से प्राप्त होता था। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ। 1793 ईस्वी में कर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का शुरुआत किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिसेवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना पड़ता था। यानी कि 11 में से 10 भाग जो अंग्रेजों को दे देना था और 1 भाग अपने लिए रखना था। ये जमींदारों को मिलता था 1 भाग। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति थे। और ये अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में। किसने किया था? तो कर्नवालिस ने। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। तो क्या कारण था? तो देखिएगा, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना। अगला ऑप्शन है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। तो इसमें से कौन सा होगा? तो आंसर होगा सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट अस्थाई बंदोबस्त के रूप में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 22 मार्च 1793 ईस्वी को। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना था तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आप लोग सोचेंगे बार बार ये लॉर्ड कर्नवालिस मतलब लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड में ये लॉर्ड आ रहा है तो मतलब मैं नहीं पढ़ रही, इसलिए कि अंग्रेज पहले के ये अपने नाम के आगे ये लॉर्ड जोड़ देते थे। जो हम लोग के लॉर्ड का मतलब होता था भगवान, ये सब अपने आप को भगवान समझते थे, इसलिए लॉर्ड को मैं नहीं पढ़ती हूँ, इसको कर्नवालिस इसके लॉर्ड छोड़ देती हूँ। तो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में एक अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बरामहल क्षेत्र में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई। थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। वर्ष 1809 ईस्वी में थॉमस मुनरो ने कुछ क्षेत्रों में लागू किया। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर इसे मद्रास में लागू किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो मद्रास में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। जैसे अस्थाई बंदोबस्त में किसान जमीन का मालिक जमींदार होता था और इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान ही मालिक होता था, जिसका भू राजस्व अंग्रेजों को स्वयं किसान ही चुकाता था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो थॉमस मुनरो ने। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रहण दक्षिण भारत में मुख्यतः प्रचलित थी। मद्रास में इस पद्धति को थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? तो 1885 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में कर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था, जिसमें जमींदारों को कई अधिकार दिए गए थे। 19वीं शताब्दी आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की।
इस समय किसान के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 ईस्वी को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकारों का परिभाषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता है? तो वेथी। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकार को वेथी कहा जाता है। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती है, अर्थात यह एक प्रकार का अवैतनिक जबरन श्रम होता है जिसमें काम करवाने के बाद मजदूरों को उनकी मजदूरी वेतन नहीं दिया जाता है। इसी को बेगार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो ये क्वेश्चन हम लोग के TRE 2 एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन में 6 to 8 में पूछा गया था। तो देखिएगा BPSC PY की जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे TRE 4 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका ऑप्शन देखिएगा, ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के गारंटीकृत ब्याज, और अगला है उपयुक्त सभी। तो ये क्या हो गया? उपयुक्त सभी होगा। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के निवेशों का गारंटीड ब्याज, ये सभी समाहित थे। तो होम चार्जेस का मतलब जो ब्रिटेन से यहाँ पे आके भारत में रह रहे अधिकारियों का पेंशन, उनका खर्चा जितना भी रहता था तो भारत के निधि से उनको दिया जाता था, इसी को होम चार्जेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बम्बई योजना में प्रस्ताव था। तो बम्बई योजना में कौन सा इसका आप होगा? ई। बम्बई योजना 1944 से 45 में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के द्वारा एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस योजना के तहत भारतीयों के लिए आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकीकरण आधारित प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास की बात कही गई थी। साथ ही इसमें देश के आर्थिक विकास में राज्य द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपकरों का आवश्यकता के रूप में पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग भी परिलक्षित होता है। इसलिए इस आधार पर इसका आंसर होगा ई। तो फ्रेंड्स, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।